है एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत कैसे आया था उसके बारे में पढ़ेंगे। इससे पिछले वीडियो में हम लोग ने देख लिए थे कि जो पुर्तगाली सब कैसे भारत आया था, उसके बाद हम लोग पढ़े थे डच के बारे में पढ़े थे। आज हम देखेंगे जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत कैसे आए थे उसके बारे में पढ़े थे, यानी कि अंग्रेजवा सब भारत कैसे आए थे। और एक मान लीजिए कि अंग्रेज एक तरह से कंपनी की तरह आए थे और भारत को गुलाम बना के यहाँ से चले गए। एक दिन वो तब चलिए आज हम देखते हैं जो अंग्रेजवा सब कैसे भारत आए थे। देखिए, अंग्रेजवा सब ने भारत आए तो उस समय डच का शासन था, यानी कि पुर्तगाली सब भी थे। तो ये इसके पास देखिए इसका पर्व यानी कि ये यूरोप से आए थे। इसका पर्व इसलिए अधिक रहा भारत में क्योंकि इसके पास दो चीज थे। एक पहली तो चीज इसके पास थे स्वाभाविक नौसेना थे, और इसके बाद थे यथेष्ट निर्णय लेने की क्षमता, यानी कि स्वाभाविक नौसेना हो गया। अब उसके बाद यथेष्ट निर्णय लेने की। देखिए, स्वाभाविक नौसेना क्या होता है? स्वाभाविक नौसेना होता है एक तरह से मान लीजिए कि एक तरह से मान लीजिए कि मैनेजमेंट अपने अपने से अच्छा से करें, बहुत जन कहाँ पे कौन सा निर्णय लेना है या नहीं लेना है। आज ही सोचिए जो मान लीजिए कि आज भारत पाकिस्तान है तो वहाँ पर हमारे सैनिक सब रहते हैं बॉर्डर पर, तो वो छोटी मोटी घटनाएं बॉर्डर पर होती रहती है। तो अब छोटी भी घटनाएं के लिए आएगा भारत के रक्षा मंत्रालय से बोलेगा क्या सर अंग्रेज पाकिस्तान वाला सब वहाँ पे गोली वोली चला रहा था, तो वो छोटी मोटी घटना वहीं सब लोग डील कर लेते हैं। तो ऐसे ही एक तरह से मान लीजिए कि अपने बुद्धि से वहाँ पे किस तरह मैनेजमेंट करना है, तो उसी को हम कहते हैं एक तरह से मान लीजिए स्वाभाविक नौसेना थी। देखिए, अब स्वाभाविक नौसेना यथेष्ट निर्णय का मतलब होता है कि जो जल्दी निर्णय लेना, जल्दी निर्णय लेना, यानी कि किसी भी विषय पर कोई बात हुआ या कहीं पर युद्ध हुआ तो तुरंत निर्णय लेकर बस उस पर कार्रवाई करनी चाहिए, उसी कहते हैं यथेष्ट निर्णय। अब देखिए, अंग्रेज सब ये इसके पास स्वाभाविक नौसेना थी, जल्द ही निर्णय ले लेते थे। ये भारत आए थे, इसका पर्व यानी कि यूरोप से आने वाले जो कंपनी थे उसमें सबसे ज्यादा प्रभावशाली कौन सब रहे? ये अंग्रेजवा सब। अंग्रेजवा भारत आए तो धीरे धीरे इसका वर्चस्व बढ़ने लगा, यानी कि ये डच सबको पुर्तगाली सबको पीट देते थे कहीं पे या उससे युद्ध में हरा देते थे। उसके बाद ये जैसे ही अब क्या हुआ, ब्रिटिश लोगों ने क्या किया था, लगभग वहाँ पे ब्रिटिश लोगों ने 72 लोगों ने मिल के एक कंपनी बनाई जिसे हम कहते हैं ब्रिटिश इंडिया कंपनी कहते हैं, यानी कि ब्रिटिश इंडिया कंपनी। 72 शेयर होल्डर, शेयर्स का मतलब होता है कि जो वही जो यानी कि कोई कंपनी बना उसमें जो पैसा लगाते हैं उसी उसी को कहते हैं मतलब शेयर होल्डर्स, जो व्यक्ति पैसा लगाते हैं। उसी तरह 72 व्यक्ति ने मिल के एक कंपनी बनाई, ब्रिटिश इंडिया कंपनी है, वो भारत की तरफ चला। अब देखिए, भारत की तरफ चला तो उसको भारत की तरफ चला, यानी कि 72 शेयर होल्डर्स कंपनी मिलकर एक कंपनी बनाई ब्रिटिश इंडिया कंपनी। ब्रिटिश इंडिया कंपनी जैसे ही बनाई तो उसको महारानी वहाँ यानी कि इंग्लैंड की महारानी थी एलिजाबेथ प्रथम थी। एलिजाबेथ प्रथम से इस कंपनी सब ने बोला कि जो मैडम हमको व्यापार करने के लिए जाना है भारत। तो ये मैडम बोला कि काहे के लिए व्यापार करने के लिए जाएगा, तुम लोग यही व्यापार करो। तो ये सब बोल रहा था अंग्रेजों से, नहीं मैम वहाँ पे जाएंगे तो हमको एक तरह से मान लीजिए कि जो व्यापार करेंगे तो वहाँ पर फायदा बहुत होगा और वहाँ पर उसको भारत को उपनिवेश बना लेंगे। इसी तरह का किसी तरह मैडम को पटिया लिए ये सब कंपनी सब ने, यानी कि एलिजाबेथ प्रथम को। ये आई मत समझिएगा, ये इसको हम प्रथम बोलते हैं, यानी कि फर्स्ट, प्रथम बोलते हैं। अब एलिजाबेथ मैडम को किसी तरह ये सब लोग मना लिए, तो एलिजाबेथ ने आदेश दे दिया कि जाओ तुम लोग 15 वर्ष वहाँ पे व्यापार करना, एक तरह से मान लीजिए एकाधिकार दे दिए। इसके बाद इंग्लैंड से कोई भी कंपनी नहीं जाएगा, सिर्फ तुम ही जाना। कौन इसको बोला था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बोला था। ब्रिटिश इंडिया कंपनी को बोला जाओ, लगभग एक तरह से मान लीजिए इसको 15 वर्ष का अधिकार दे दिए थे, यानी कि 15 वर्ष तक अब कोई इंग्लैंड से व्यापार करने के लिए नहीं जाएगा, सिर्फ कौन जाएगा? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही जाएगा। इसके बाद इसको अनुमति दे दिए, तो ये तो कंपनी से अंग्रेजवा सब जो कंपनी में थे वो तो बहुत खुश हो गए थे, बोला कि अब तो जाएंगे
भारत उस पर जहाँ होगा लूट पाट के या जैसे मन तैसे वहाँ पर हम लोग व्यापार करेंगे, किसी को होगा तो रुपया देंगे नहीं देंगे, लड़ाई झगड़ करके किसी से व्यापार तब्बार करके अब वहाँ पर हम पूंजी को इकट्ठा करके इंग्लैंड लाएंगे। इसी तरह वो भारत आए, देखिए उसने भारत आने के पीछे उसको इससे पहले एक व्यक्ति थे, वो एक व्यक्ति थे, वो बर्नियर थे, वो आपको होगा यानी कि फ्रांस की यात्री थे। बर्नियर ने क्या लिखा था, बर्नियर ने बोल रहा था कि जो भारत एक ऐसा कुआं है, जो भारत एक ऐसा कुआं है जहाँ विदेश से सोना चांदी सब आके उस कुएं में रहते हैं मगर वहां से निकलने का नाम नहीं लेता। इसलिए अंग्रेजवा सब बोला तो ठीक है, तब जाते हैं जो देखते हैं जो भारत भारत में कैसे सोना चांदी है वहां पर देखेंगे। इसी तरह वो किसी तरह रीजन तीजन खोज के ये भारत आए। अब जैसे भारत आए, अंग्रेजवा सब भारत चले आए और अंग्रेज के जो वहाँ के राजा थे जेम्स प्रथम ने वो एक व्यक्ति को भेजा था, विलियम हॉकिंस को भेजा था, उससे अकबर से मिलने के लिए, जो यानी कि जो उससे व्यापार करेंगे तो वहाँ पर जो मुगल दरबार के राजा थे अकबर, तो उससे कोई ना कोई संधि करेंगे तभी तो वो आने का अनुमति देगा। ये जेम्स प्रथम ने भेजा विलियम हॉकिंस को। ये हॉकी नहीं है, ये हॉकिंस है। ये हॉकिंस को भेजा अकबर के दरबार में। जैसे ही इसने अकबर के दरबार में आए तो तब तक में तो अकबर का मृत्यु हो चुका था। तो ये अकबर, तो ये बेचारा बहुत ही एक तरह से मान लीजिए जो खामोश थे, एक तरह से बहुत ही उदास थे हॉकिंस, क्योंकि इसको मिलना था अकबर से। अकबर उस समय एक तरह से मान लीजिए कि जो उदार प्रवृत्ति को माना करते। ये हॉकिंस बाबू जाके हम जाएंगे तो अकबर से किसी तरह मना के उसे हम अनुमति ले लेंगे यहाँ पर व्यापार करने के लिए। तब हॉकिंस जब यानी कि अकबर की मृत्यु हो गई तो ये हॉकिंस कह रहा था कि चला गया चांद मुझे आसमां की छोड़ के, ढूंढ रहा है सितारा। इसी तरह ये गाना गाते थे, यानी कि ये हॉकिंस वाह, क्योंकि ये तो आशा लेकर आए थे कि अकबर मिलेगा तो उससे हम व्यापारी संधि करेंगे। तो अकबर की मृत्यु होने के बाद उसके बाद जहांगीर शासन काल में बैठे, यानी कि मुगल दरबार में कौन बैठे थे, जहांगीर। अब जैसे जहांगीर बैठे थे तो ये जहांगीर से मिले, तो इस पे जहांगीर से मिले तो उतने एक तरह से मान लीजिए कि इसको संधि नहीं हो पाई, यानी कि व्यापार की एक तरह से मान उतना नहीं हो पाई जितना ये सोच के आए थे हॉकिंस। अब ये देखिए, अब धीरे धीरे अंग्रेजवा सब आ गए, यानी कि भारत में धीरे धीरे प्रवेश करने लगेगा कहीं से, एक तरह से मान लीजिए छुप छाप के कहीं से भारत में घुस जाएगा। तो भारत में जैसे ही इसने प्रवेश किया, अब भारत में प्रवेश किया तो अंग्रेजवा सब एक दिन आए और इसको बोल रहा था जहांगीरबा को, जो हमको सूरत में एक जगह दीजिए, वहाँ पे हम अपना फैक्ट्री स्थापित करेंगे। जहांगीरबा बोल रहा था कि नहीं देंगे नहीं देंगे। अंग्रेजवा सब बोल रहे थे नहीं देगा, तो जहांगीरबा बोल रहा था नहीं 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 देंगे, तुम क्या कर लेगा। जैसे ही इसने बोला जहांगीरबा सब को नहीं देंगे। देखिए ये जहांगीर नहीं देने के कारण पीछे एक कारण था। वो उस समय की सूरत के सौदागर थे, तो वो विरोध कर रहा था कि जहांगीर को जो अंग्रेजवा साहब को जमीन मत दो, यानी कि सूरत का क्षेत्र मत दो फैक्ट्री खोलने के लिए, क्योंकि वो आएगा धीरे धीरे उपनिवेश बनाने लगा। और एक तरह से मान लीजिए कि वो पुर्तगाली सब विरोध कर रहे थे, यानी कि आगरा में पुर्तगाली थे तो वो भी विरोध कर रहे थे कि जो ये अंग्रेजवा साहब को जमीन मत दो, क्योंकि पुर्तगाली को भी डर हो रहा था कि अंग्रेजवा सब आएगा मुझे पीट पाट के यहाँ से भगा देंगे। इसीलिए पुर्तगाली सब, यानी कि आगरा के पुर्तगाली हो गया आपको, यानी कि आगरा के पुर्तगाली भी ने इसने एक तरह से मान लीजिए अंग्रेज का विरोध करने लगे। तो अंग्रेज बोला कि अच्छा बेटा रुको, तुमको हम दिखाते हैं। जैसे कि ने कमोडी में होता है, वो कमोडी जो पंडित जी वाला निकला था कि जिधर से बोल रहा था अच्छा बेटा तुमको बताएंगे, तो उधर से पुर्तगाली भी बोल रहा था अच्छा बेटा तुमको बताएंगे। एगो जो कमोडी निकला था, ऐसे ही कोई पंडित जी थे, बोल रहा कि यहाँ पे 100 रुपया रखिएगा जजमान। तो उधर से जजमान भी बोल रहा यहाँ से 100 रुपया रखिएगा जजमान। अरे हम हैं जजमान, अरे आप ही ना बाप का श्राद्ध कराने आए हैं। उसी तरह कमोडी आप देखे होंगे, पंडित जी और जजमान के बीच था, यानी कि उसके पिता मर गए थे, वो श्राद्ध कराने आए थे।
उसी तरह ये इस दोनों में झगड़ा होने लगा, अंग्रेजवा और पुर्तगाली सब में झगड़ा झगड़ा होने लगा, क्योंकि अंग्रेज बोल रहा था कि जो जहांगीरबाग को हमको सूरत का क्षेत्र दो, वहाँ पर हम फैक्ट्री स्थापित करेंगे। ये पुर्तगाली सब बोल रहा था कि जहांगीरबाग को जब वहाँ पर मत दीजिए, इसको सूरत का क्षेत्र फैक्ट्री स्थापित करने। इसी तरह अंग्रेजों सबको एक मौका मिलेगा, यानी कि स्वाली का युद्ध। स्वाली का युद्ध में ये पुर्तगाली सबको हरा दिए थे। कौन? अंग्रेजवा सब ने, यानी कि पुर्तगाल और अंग्रेज के बीच में लड़ाई हुई थी, जिसे हम स्वाली का युद्ध कहते हैं। ये 1612 ईस्वी में बड़ी मार मारा अंग्रेजवा ने पुर्तगाली सबको, किसी हाथ वो टंग यानी कि तोड़ ताड़ के उसको बैठा दे, यानी कि एक तरह से मान लीजिए कि बहुत ही बुरी हालात कर दिए पुर्तगाली सब। पुर्तगाली बेचारा बहुत ही उदास हो गए थे। अब देखिए जैसे ही इसने अब यानी कि जो 1612 ईस्वी में स्वाली का युद्ध जीता, तो ये जहांगीर ने डर के कारण ये बोला कि जब हम मेरे दरबार में भी आक्रमण करने लगे, इसलिए ये पुर्तगाली यानी कि अंग्रेज सबको वो क्षेत्र दे दिया। कौन? सूरत का क्षेत्र। जहांगीरबा बोला क्या, आइए यहाँ पर आप फैक्ट्री स्थापित कीजिए। पहले तो बोल रहा था ना, मगर डर के कारण वह भी सूरत में फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति दे दी थी। किसको? कंपनी सबको। अब देखिए ये स्वाली का युद्ध में एक कैप्टन बेस्ट और हेनरी मिडल्टन, यानी कि अंग्रेज की तरफ से लड़े थे। इसी सब ने मिलकर वो पुर्तगाली सबको बड़ी मार मारे थे। अब जैसे ही इसने सूरत का क्षेत्र ले लिया, वहाँ फैक्ट्री स्थापित करने लगे, तो वहाँ पर वस्त्र का निर्माण करने लगे। धीरे धीरे अंग्रेज अपना व्यापार बढ़ाते गए, यानी कि फैक्ट्री की स्थापना करते गए। फिर अब हो गया, फिर इसके बाद 1613 ईस्वी आएगा। 1613 ईस्वी आएगा तो ये जेम्स प्रथम, यानी कि इंग्लैंड के राजा थे जेम्स प्रथम, उसने फिर आपको हो गया थॉमस रो नाम का एक राजदूत को भेजा कि जाओ कि जहांगीर से तुम एक संधि करना, यानी कि व्यापार की संधि करना। एक तरह से मान लीजिए कि व्यापार का क्षेत्र बढ़ाना चाहते थे अंग्रेजवा सब। इसने थॉमस रो को भेजा था 1613 ईस्वी में। ये जेम्स प्रथम इंग्लैंड के राजा थे। ये जो है आपको एलिजाबेथ प्रथम, ये इंग्लैंड की महारानी थे उस समय। जेम्स प्रथम ने भेजा ये थॉमस रो, ये थॉमस रो है, थर्मस नहीं हो गया ये आपको, थॉमस रो। थॉमस रो को जेम्स प्रथम ने भेजा 1613 ईस्वी में जहांगीरबा के पास। तो जहांगीरबा क्या कर रहे थे, ये थॉमस रो आए तो उसका सेनापति बोल रहे थे कि जहांगीरबा के सेनापति जो वो अंग्रेजी एक व्यक्ति आए हैं, यानी कि राजदूत आए, आपसे मिलना चाहते। तो ये किसी तरह रोकते 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 लगभग इसको 3 साल इससे नहीं मिले थे। किससे? ये थॉमस रो से। किसी तरह बहाना दे देते थे। तो ये थॉमस रो यानी कि बोलता कि यार ठीक, आज महाराज नहीं है, जब बोल देना कि जो थॉमस रो को जो कल मिलने के लिए परसों। किस तरह टाइम देते 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 बेचारा का एक तरह से मन उदास हो गया। तो उदास हो गया तो ये बोलते थे कि इसको जहांगीरबा के, रोज रोज सनम तुम तो ऐसे कहोगे, तुम तो सनम धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो। रोज रोज सनम तुम तो ऐसे कहोगे, सनम तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो। ये बेचारा का बहुत मन उदास हो। लगभग 3 ईयर्स, एक तरह से मान 16 और 17 और 16 यानी कि 1616 में मिले थे। किसने? थॉमस रो मिले थे जहांगीर से। आए थे कितने ईस्वी में? 1613 ईस्वी में। लगभग इसको 3 ईयर से वेट करा है ये अंग्रेजवा सब को। ये थॉमस रो जो राजदूत आए थे इसको। तो ये भी कैसे भेंट हुए थे? ऐसे ही एक दिन जा रहे थे, जान रहे थे, मगर ये किसी तरह ये जहांगीरबा को देख लिया, एक तरह से मान लीजिए नजर में नजर टकरा गए। किसका? ये थॉमस रो का जहांगीर से। वो कहाँ पे टकराए थे? एक तरह से मान लीजिए अजमेर में टकरा। अजमेर में दोनों की मुलाकात हुई 1616 ईस्वी में। ऐसे ही इस दोनों को मुलाकात हुई तो इस दोनों ने व्यापारी संधि की 1616 ईस्वी में। धीरे धीरे ये कंपनी अपना व्यापार क्षेत्र बढ़ाते गए, भारत में अपना वर्चस्व स्थापित करते गए। वर्चस्व स्थापित करते गए तो अब इसका इंग्लैंड के आपको हो गया राजा बनेगा चार्ल्स द्वितीय। तो चार्ल्स द्वितीय ने क्या किया था? 1661 ईस्वी में इसके पुर्तगाली की
राजकुमारी थी कैथरीन। कैथरीन से 1661 ईस्वी में ये चार्ल्स द्वितीय ने शादी कर ली। ये चार्ल्स द्वितीय 1661 में इसलिए शादी कर ली थी क्योंकि उस समय पुर्तगाल का एक तरह से मान लीजिए जो बम्बई में वर्चस्व था, ये सोचा कि जो हम शादी करके दहेज में वो क्षेत्र हमको दे देंगे। तो पुर्तगाल के राजकुमार ने ये, यानी कि पुर्तगाल के जो राजकुमार थे वो अपनी बेटी की शादी कैथरीन की शादी की थी किसके, चार्ल्स द्वितीय से। जो वो चार्ल्स द्वितीय कौन थे, इंग्लैंड के राजकुमार थे, सॉरी इंग्लैंड के राजा थे। उससे शादी कर दी तो इसने पुर्तगालिया साहब ने बम्बई दहेज में दे दिया। ये पुर्तगालिया साहब ये इसको चार्ल्स द्वितीय को बम्बई दहेज में दे दिया। इसको थोड़ी अपना बपौती वाला जमीन था ये पुर्तगालिया साहब को, जो होगा भारत एक ना जमीन था, इसलिए वो अपने दे दिया चार्ल्स द्वितीय को। अब चार्ल्स द्वितीय को बम्बई जैसे ही दिया तो ये चार्ल्स द्वितीय के राजा थे तो इसने क्या किया, कंपनी सबको 10 पाउंड यानी कि सालाना ईयर्स 1 साल में 10 पाउंड लेके उस कंपनी को दे दिया, इस क्षेत्र को बम्बई में। जो कंपनी सबको बोला कि आप लोग यहाँ आइए और व्यापार कीजिए। इस तरह धीरे धीरे अंग्रेज का वर्चस्व धीरे धीरे बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया। तो अब यहाँ पे एक पॉइंट है आपको, बम्बई का एक संस्थापक कौन थे, ओंगियार। ये कभी कभी एग्जाम में आ जाता है कि बम्बई के संस्थापक कौन थे, ओंगियार। चलिए दोस्त, आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना है। ओके, थैंक